बिहेवियर वो शो करता है। हमने ये देखा कि जब एक रेजिस्टेंस को एसी पावर सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, ध्यान से देखो ये रहा रेजिस्टेंस और ये रहा मेरा एसी पावर सोर्स, V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी। तो हमने सबसे पहले फाइंड आउट करने की कोशिश की करंट, और करंट का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर, पढ़ा है आपने ओम्स लॉ के अंदर, ठीक है। पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट का फॉर्मूला यहां से बन जाएगा V बाय R, जो कि हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, ठीक है। V की जगह पे हमने ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स जो था उसकी पूरी की वैल्यू रख दी, V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी, और इसको डिवाइड किससे कर दिया, रेजिस्टेंस, तो क्या मिल जाना चाहिए, करंट मिल जाना चाहिए, सही है। तो करंट मिल जाना चाहिए। करंट की वैल्यू यहाँ पर जब कैलकुलेट करने की कोशिश की तो निकल के आती है Vm by R sin ओमेगा टी, और Vm by R को मैं क्या लिखता हूँ, Im लिख देता हूँ, एंड दिस Im इज व्हाट, दिस Im इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। इस Im को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कहते हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर हम पहले से इसको देख चुके हैं, ठीक है। Im अपन को समझ में आया, विच इज इक्वल टू Vm by R, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अब इसको एक ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। आज इसकी क्लास के अंदर अपन क्वेश्चन भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखिए क्या होता है। ये जो Vm है, Vm इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। जब पोटेंशियल का हमने ग्राफ बनाया था, साइनोसॉइडल ग्राफ देखने को मिला था। तो जो आपको दिख रहा है ब्लैक रंग से ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ। किसका ग्राफ है, पोटेंशियल। जो अपन से पूछते हैं कि भाई ये रेड कलर से किसका ग्राफ बना रखा है, तो एक करंट का ग्राफ बना रखा है। दोनों का ग्राफ सर ऐसे वेरिएबल क्यों बना रहे हो आप, क्योंकि जब करंट की इक्वेशन निकाली तो वो भी साइन वाली इक्वेशन निकली, और जब पोटेंशियल की इक्वेशन देखी थी तो वो भी साइन वाली इक्वेशन। साइन का ग्राफ कैसा होता है, साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, साइन बढ़ता हुआ कम होता हुआ, फिर बढ़ेगा फिर कम होगा, इस तरीके से वेव के जैसे। तो ऐसी पोटेंशियल का ग्राफ भी एक वेव के जैसा दिखा, और करंट का ग्राफ भी कैसा दिखा, एक वेव जैसा दिखा। करंट की जो पीक वैल्यू Im, ये Vm के नीचे, क्यों नीचे है, क्योंकि जो Im है वो Vm को R से डिवाइड करने के बाद मिलता है। तो ऑब्वियसली जब मैं Vm को R से डिवाइड कर दूंगा तो Im की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने करंट का ग्राफ थोड़ा सा छोटा बनाया है और पोटेंशियल का ग्राफ थोड़ा सा बड़ा। नेक्स्ट आता है पावर निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है मेरे पास पावर निकालने का फॉर्मूला। पावर निकालने का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट। पावर क्या होता है, पोटेंशियल इनटू करंट। पोटेंशियल हम जानते हैं V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी, करंट हम जानते हैं I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा टी। दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहां बना Vm इंटू Im, और इधर बन गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आइडेंटिटी लगाई, cos 2 थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है। यहां से साइन स्क्वायर थीटा की जो आइडेंटिटी निकली वो निकली 1 माइनस cos 2 थीटा। वही चीज हमने यहाँ पुट कर दिया, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हमने रख दिया 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2, ठीक है। cos 2 ओमेगा टी जो है या cos थीटा जो है, जब उसका एवरेज निकाला जाता है, कल की क्लास में बताया था, आज फिर बता रहा हूं, जब cos का एवरेज निकाला जाता है तो वो जीरो निकल के आता है। क्यों, क्योंकि जितनी वैल्यू पॉजिटिव है, देखो रेड कलर से मैंने कुछ वैल्यूज यहाँ पर दिखा रखी है विच आर द पॉजिटिव वैल्यूज, और कुछ डॉटेड लाइन ब्लू कलर से मैंने नेगेटिव वैल्यूज भी दिखा रखी है। जब मैं कंप्लीट साइकिल के लिए इन सभी वैल्यूज को ऐड करता हूं तो नेट मेरा जीरो आ जाता है, और नेट जीरो आने के कारण जो एवरेज है cos थीटा का एक कंप्लीट साइकिल पे कितना होता है, जीरो। तो जब मैं एवरेज पावर डिसिपेशन निकालने की कोशिश करता हूं एक कंप्लीट साइकिल के लिए, तो मुझे इस पूरे फंक्शन का क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। पूरे के पूरे फंक्शन का क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। अब जब एवरेज कैलकुलेट किया जाता है तो cos 2 ओमेगा टी का एवरेज तो जीरो है, बचा क्या मेरे पास Vm into Im by 2, एंड दिस शोज कि जब एक रेजिस्टर को आप ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स से कनेक्ट करते हो, किससे कनेक्ट करते हो, ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स। जब किसी रेजिस्टर को आप ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स से कनेक्ट करते हो तो आप ये देखते हो कि जो रेजिस्टर है वो रेजिस्टर पावर डिसिपेट कर रहा है, वो रेजिस्टर पावर डिसिपेट करता है, लेकिन पावर डिसिपेट कितनी कर रहा है, आधी। फॉर्मूला क्या होता है करंट पावर का, V इंटू आई। लेकिन जब हमने ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स के लिए निकाला तो फॉर्मूला क्या बना, V इंटू आई बाई 2। इसका मतलब जस्ट आधी पावर डिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि हाँ सर, जब आधी पावर डिसिपेट कर रहा है दैट मींस वन थिंग इज क्लियर,
वो क्या है कि ऑल्टरनेटिंग करंट इज बेटर देन डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर पावर डिसिपेशन, पावर लॉस क्या है? कम है। पावर डिसिपेशन क्या है? कम है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हम ऑल्टरनेटिंग करंट में क्यों बेचते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? हम ऑल्टरनेटिंग करंट में पावर, इलेक्ट्रिसिटी को इसलिए बेचते हैं ताकि पावर जो है वो कम यूज हो, ताकि जो लॉस है वो कम हो। जितना कम लॉस होगा उतना हमारे लिए आसानी होगी। फटाफट बताइए, सबको ये बात क्लियर है कि नहीं? सबको रिकॉल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है पिछली क्लास का? यस एवरीवन बेटा। चलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। तो अपन को ये समझ में आया कि जो पावर लॉस है एक रजिस्टर पे एसी पावर सोर्स के अंदर जस्ट आधा रहता है डीसी से। इसी कॉन्सेप्ट बेस हम आज एक बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। अभी हम फेजर डायग्राम्स की बात करेंगे। फेजर डायग्राम के लिए मैंने पिछली क्लास में आपको एक बात बताई थी कि जो भी रोटेटिंग रॉड थी, उस रोटेटिंग रॉड जब वो रोटेट करती है एक पर्टिकुलर सेंटर के अबाउट, तो उसके जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट्स हैं, वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट्स हमें उसके ऑसिलेशन के बारे में बताते हैं। और ये बात हम कल डिस्कस कर चुके हैं। कल इस पे मैंने बहुत अच्छे से एक पूरे क्लास लगा के चर्चा की है। बस मैं माँ थोड़ी बात करो गाँव। कल पिछली पूरी क्लास में हमने एक बात की है कि भाई जो एक रोटेटिंग रॉड होती है, वो रोटेटिंग रॉड के जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स हैं, वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेशन को शो करते हैं। ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स किसको शो कर रहे हैं? ऑसिलेशन को शो कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सीधी सिंपल सी बात है। उसी के बेस पे मैं आज क्या बनाऊंगा? फेजर डायग्राम बनाऊंगा। ध्यान से समझना, ये एग्जाम के अंदर 3 नंबर का सवाल आता था जब आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होता था। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो जरूरी नहीं है कि ये 3 नंबर का ही आपको हो सकता है 1 नंबर का ही, लेकिन आएगा जरूर। फेजर डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम में 110% आपको फेजर डायग्राम पे क्वेश्चन दिखेगा। 200% आप इसको श्योर मान लीजिए। सबसे पहले ध्यान से देखिए जरा, सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम पहले तो पोटेंशियल और करंट का ग्राफ बनाएं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बनाया। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे और फिर ऐसे आगे जाएंगे। सही है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे चलता जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बना। ये किसका ग्राफ बनाया? पोटेंशियल का बनाया। ऐसे ही अब मैं किसका ग्राफ बनाऊंगा? करंट का बनाऊंगा। ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर इधर लाइक दिस। ये ग्राफ बनाया मैंने पोटेंशियल एंड करंट का। जो रेड कलर से दिखा रखा है दैट ग्राफ इज ऑफ पोटेंशियल, जो मैंने ब्लू कलर से दिखा रखा है दैट ग्राफ इज ऑफ करंट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करते हैं एक्सटेंड, इसको करते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड कैसे करेंगे? देखिए, जो ग्राफ था उसी ग्राफ के पास में मैं एक और ग्राफ ऐसे बनाता हूं, लाइक दिस। ये बना मैंने किसी भी टी टाइम पे, किसी भी टाइम पे, टी टाइम पे, किसी भी टाइम पे एक ये देखने की कोशिश की कि वैल्यू ऑफ पोटेंशियल और करंट क्या। किसी भी टी टाइम पे मैं चला गया और मैंने वैल्यू ऑफ पोटेंशियल और करंट को देखने की कोशिश की। ये जो टी टाइम पे मेरे को ग्राफ कट कहाँ होता हुआ दिख रहा है? एक यहाँ होता हुआ दिख रहा है और एक यहाँ होता हुआ। मुझे 2 जगह पे ग्राफ कट होता हुआ दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इन 2 जगहों पे जहां से ग्राफ कट हो रहा है, मैं यहाँ से अपने ग्राफ को एक्सटेंड करता हूँ। ध्यान से देखिए, ये मैंने ग्राफ को यहाँ से एक्सटेंड किया। अब हम क्या मान लेंगे कि हमारी जो रोटेटिंग रॉड थी, जो कल मैंने तुम्हें बताई थी, हमारी जो रोटेटिंग रॉड है, एक वैसी रॉड पोटेंशियल की है, एक वैसी रॉड करंट की है। देखिए, जब करंट बढ़ने लगता है पोटेंशियल भी बढ़ता है, जब पोटेंशियल कम होने लगता है करंट भी कम होता है।
दोनों साथ में जीरो हो जाते हैं, दोनों साथ में जीरो है, दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, दोनों साथ में कम हो रहे हैं, इसका मतलब एक साथ चल रहा है। इसका मतलब अगर रॉड ऑफ पोटेंशियल घूमेगी तो रॉड ऑफ करंट भी इसके साथ साथ घूमेगी। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर पोटेंशियल की रॉड बनाता हूं। सबसे पहले पोटेंशियल जहां तक था वहां तक खींच दी एक रॉड, और ऐसे ही एक रॉड मैंने खींच दी कहां तक, करंट तक। ये दो रॉड्स खींच दी। ये जो बड़ी वाली रॉड है इसको नाम दे दिया V, ये जो छोटी वाली रॉड है इसको नाम दे दिया I। दोनों रॉड्स एक साथ साथ चल रही हैं। कैसे पता चल रहा है, जब पोटेंशियल बढ़ा तो करंट भी साथ साथ बढ़ा, जब पोटेंशियल कम हुआ तो करंट भी साथ साथ कम हो गया, दोनों की वैल्यू जीरो भी हो रही है तो एक ही साथ हो गई। दैट मींस अगर पोटेंशियल वाली रॉड ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो उसके साथ साथ करंट वाली रॉड भी उसके साथ साथ घूमेगी। एंड यहां से मुझे पता चलता है, देखिए जब मैं करंट का ग्राफ बनाता हूं या इक्वेशन लिखता हूं तो निकलता है Im sin ओमेगा टी। दैट मींस जो एंगल है वो कितना है, ओमेगा टी। दैट मींस यहां का एंगल कितना है, ओमेगा टी। दोनों रॉड्स एक दूसरे के ऊपर हैं, एक दूसरे के साथ हैं। दैट मींस द फेज डिफरेंस, दैट मींस द फेज डिफरेंस is zero between them. That means the phase difference is zero between them. इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, जीरो। And this is the phasor diagram of resistance when connected to alternating power source. जब हमने रेजिस्टेंस को अल्टरनेटिंग पावर सोर्स से कनेक्ट किया तो जो फेजर डायग्राम बनता है वो ये बनता है। ठीक है, एग्जामिनेशन में जब सब्जेक्टिव एग्जाम होता था तो ऐसे ही इस डायग्राम को बनाना है। ठीक है, ऐसे ही ये इस तरफ हमारा वेव रहेगा, इस तरफ हमारा फेजर रहेगा, एग्जैक्ट सेम इसी तरीके से डॉटेड लाइन खींच के ऐसे ही बनाना होता है। दिस इज नोन एज द फेजर डायग्राम ऑफ पोटेंशियल एंड करंट फॉर ए रेजिस्टिव सर्किट। एग्जामिनेशन में चार ऑप्शन दे दिए गए, ध्यान से सुनो, मैं एक चार ऑप्शन बना के दिखाता हूं। एग्जामिनेशन में ऐसे चार ऑप्शन दे दिए। एक ऑप्शन ये दे दिया, एक ऑप्शन ये दे दिया, ऐसे ही एक ऑप्शन और दे देंगे अपन। एक ऑप्शन ये दे दिया। आपको दिख रहा है तीन अलग अलग ग्राफ बनते हुए, एक में पोटेंशियल करंट साथ में, एक में पोटेंशियल करंट पे करंट आगे, एक में करंट पीछे। दिख रहा है आपको, इसमें करंट पीछे दिख रहा है, इसमें करंट आगे दिख रहा है, इसमें करंट और पोटेंशियल साथ में। आपसे पूछ लिया, चार ग्राफ बना दिए, पूछा कौन सा फेजर डायग्राम रेजिस्टेंस को शो करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो फेजर डायग्राम है उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे रेजिस्टेंस का फेजर डायग्राम बनता है, उस फेजर डायग्राम के तहत पोटेंशियल और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलेंगे सर जीरो का है। फटाफट हैंड रेज करके बताओ क्लियर है कि नहीं। फटाफट हैंड रेज करके बताएंगे सभी, क्लियर हो। नेक्स्ट ऑफलाइन शुरू करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझें। अब आता है मेरे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एक बार कौन मुझे क्लास में बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। विनय सिंह बता सकता है क्या? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, फिर हम यहां पर बाकी बात करेंगे। कोई भी नहीं बता सकता? आरएमएस वेलोसिटी यस,
सर जब वेलोसिटीज का स्क्वायर करके उसको रूट में लेते हैं तो रूट मीन स्क्वायर। वो तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूँ होता क्या है, क्या है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी था क्या, कोई ऐसी वेलोसिटी थी पार्टिकल्स की, गैस मॉलिक्यूल्स की, जिसको हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ सभी गैस मॉलिक्यूल की ये वेलोसिटी, सभी गैस मॉलिक्यूल्स की किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये वेलोसिटी होगी, उसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या सीखा, ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या सीखा, ध्यान से देखो। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये सीखा कि हमारी जो पावर लॉस है, power loss in AC circuit is just half of that of DC circuit। पावर लॉस जो है वो जस्ट क्या है, आधा है, किसके अंदर से, डीसी सर्किट में। डीसी सर्किट में जो पावर लॉस होता था वो पोटेंशियल इनटू करंट ये होता। एसी सर्किट में अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा पावर लॉस जो होता है वो V इंटू आई बाई 2 होता है, थोड़ी देर पहले अपन ने बात की है। इसका मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट है वो हमारा एक बेटर करंट है जिसके अंदर पावर लॉस कम होता है। अब यहां पर मैं दो सर्किट बनाना चाहूंगा, ध्यान से सब लोग सुनना। मैंने ये एक सर्किट बनाया, फील लेने की कोशिश करना जो फंडा मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर का डेरिवेशन भी होता है, लेकिन मैं रूट मीन स्क्वायर के डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलूंगा, मैं फंडा सिखाऊंगा। फंडा समझ गए ना तो डेरिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब देखो, एक सर्किट बनाया मैंने डायरेक्ट करंट के साथ और एक सर्किट बनाया मैंने अल्टरनेटिंग करंट के साथ। हम जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट में जो पावर होती है वो V इंटू आई बाई 2 होती है। मैं V को अगर आई आर लिख दूं तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर बाई 2, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आई क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट का है तो मैं लिख दूंगा आई ए सी स्क्वायर आर बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सीधी सी बात। मैं जब डीसी सर्किट की बात करता हूं तो पावर लॉस जो आता है वो V इंटू आई आता है। पावर लॉस जो आता है क्या आता है, V इंटू आई। मैं जब इसको V इज इक्वल टू आई आर लिखूंगा तो यहाँ पर ये आई स्क्वायर आर बन जाए। हम जानते हैं कि पावर लॉस इन एसी सर्किट इज लेस। मैं चाहता हूं उतना ही पावर लॉस एक डीसी सर्किट में हो जाए, जितना पावर लॉस एसी में होता था मैं चाहता हूं उतना ही सेम पावर लॉस डीसी में हो जाए। तो कितना करंट देना पड़ेगा उसको रूट मीन स्क्वायर करंट कहते हैं। दोबारा से सुनो, मान लो 10 वॉट का पावर लॉस होता है किसके अंदर, एसी के अंदर। मैं चाहता हूं उतना ही पावर डिसिपेशन डीसी में हो, तो डीसी में कितना कांस्टेंट करंट रखना पड़ेगा उसको हम कहेंगे रूट मीन स्क्वायर करंट। क्या कहेंगे, रूट मीन स्क्वायर करंट। कोई भी हमसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आपका आंसर होगा सर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट is giving the same value of power dissipation in a DC circuit when that particular current is connected to AC। ध्यान से सुनिए, जब AC के अंदर जो पावर डिसिपेशन है अगर वही सेम एक पावर डिसिपेशन मुझे DC में चाहिए होगा तो कितना करंट उसमें देना पड़ेगा, वही को हम क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर करंट कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं आरएमएस, और मैं जानता हूं ये दोनों पावर फर्स्ट एंड पावर सेकंड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होनी चाहिए तो जैसे ही मैंने इसको इक्वल किया तो आई स्क्वायर आर बाय 2 ये तो पावर आ गई एसी की, और आई स्क्वायर आर ये पावर आ गई किसकी, डीसी की। सो पावर ऑफ एसी सर्किट शुड बी इक्वल टू पावर ऑफ डीसी सर्किट। ये अपन ने यहां पर कर दिया है। जब इसको सॉल्व किया आर से आर कट गया, आई आरएमएस का स्क्वायर जो बन गया वो बन गया आई स्क्वायर बाय 2, तो आई आरएमएस क्या बन गया, आई बाई क्या बन गया, आई बाई रूट 2। क्या बन गया, आई बाई रूट 2। मतलब जितना पावर डिसिपेशन, सुन लो सुन लो सुन लो, जितना पावर डिसिपेशन एक एसी सर्किट में होता है, अगर मुझे उतना ही पावर डिसिपेशन एक कांस्टेंट करंट के साथ चाहिए, एक कांस्टेंट करंट के साथ चाहिए, तो मेरे को जितना करंट चाहिए होगा वो होगा आई बाई रूट 2। अब सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सबसे दिमाग में आता है ना कि सर क्या जरूरत पड़ रही है इसकी।
हमें क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी? आप एक बार करंट के ग्राफ को देखिए, ऊपर वापस चल रहा हूं, क्या करंट का ग्राफ कहीं पे भी कांस्टेंट दिखता है क्या? कहीं पे भी कांस्टेंट है? हर जगह पे वेरिएबल है, हर जगह वैल्यू अलग है। जब कांस्टेंट है ही नहीं तो क्या मैं हर जगह की एनालिसिस अलग अलग करूं? क्या मैं इस पॉइंट को एनालाइज अलग करूं, इसको अलग करूं, इसको अलग करूं, इसको अलग करूं, ऐसे करता रहूंगा तो फिर तो हो गया मेरा काम। मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी कैलकुलेशंस को आसान बनाना पड़ेगा। एंड इन ऑर्डर टू मेक आवर कैलकुलेशंस इजी, हम क्या करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि हमारे एसी सर्किट में एक कांस्टेंट करंट है, और वो कितना है? आरएमएस के बराबर है। क्योंकि हम जानते हैं जितना एसी सर्किट पावर डिसिपेशन दे रहा है, ये करंट भी उतना ही पावर डिसिपेशन दे रहा है। तो ऐसा मान लो कि एसी के अंदर ये कांस्टेंट करंट है, और अब एनालिसिस जो भी करोगे इसको लेके करोगे। अब एनालिसिस जो भी करोगे वो इसको लेके करोगे। फटाफट बताइए किसी को कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, हैंड रेज करके बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको क्लियर हुआ तो हैंड रेज कर दो एक बार। कॉन्सेप्ट को याद रखें, हमारे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे करंट की वैल्यू अलग हुआ करती थी, तो हर पॉइंट का एनालिसिस अलग अलग करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं उसके लिए क्या करता हूं, मैं उसके लिए ऐसा मान लेता हूं कि जितना पावर डिसिपेशन एसी में होता था उतना ही कांस्टेंट करंट से अगर करवा दूं, तो जो कांस्टेंट करंट है मान लेंगे कि एसी में भी उतना ही करंट, मान लो, अज्यूम कर लेंगे। तो वही चीज हमने यहां पर की, मान लिया दोनों का पावर डिसिपेशन सेम है, तो एक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट मिली, जो कि क्या मिली? आई स्क्वायर बाय 2, या फिर बोले आई बाय रूट 2, एंड दिस इज नोन एज द रूट मीन स्क्वायर करंट वैल्यू। ठीक है, याद रखना है इस चीज। इस क्लास में इतना ही करते हैं, फिर से एक और क्लास लूंगा अभी मैं थोड़ी देर बाद।